ये चारों रिलेशन बेटा जी आपको समझने हैं। फिर मैं इन चारों रिलेशन पे 3-4 क्वेश्चन बनाऊंगा और जिनका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है अपने नाम के साथ, ठीक है ना? कि नॉर्मल गिब्स फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड, मतलब जब नोट लग जाता है इसके ऊपर, इसको हम स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। जिसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है क्या, CH4, आप इसको O2 के साथ रिएक्शन कराओ, CO2 बनेगी और प्लस के H2O बनेगा। इसके 2 कर देना, इसके 2 कर देना। ऑप्शन नंबर बी, कार्बन ग्रेफाइट है ये भाई, एंडोथर्मिक प्रोसेस। देखो देखने पर तो ये लग रहा है कि हमने N2 को जलाया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कंबशन कर रहे हैं बाकी सारे रिएक्शन की तरह। लेकिन एक तो फॉर्मेशन ऑफ NO, फॉर्मेशन ऑफ NO और फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, दोनों की दोनों देखने पर लगती है कि ये कंबशन रिएक्शन है या ये फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन ये दोनों रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, ध्यान रखना ये बात। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं रफ्तार बैच के अंदर। और आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा जी थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 7। और आज के लेक्चर में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम होगा क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी और थर्मोकेमिस्ट्री। देखिए, अगर हम आगे बढ़ते बढ़ते पहले तो हम क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी पढ़ेंगे, अगर हमारे पास टाइम रहा तो हम थर्मोकेमिस्ट्री में भी कूद जाएंगे। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी से, यानी गिब्स फ्री एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। देखिए भाई, पहले मैं ये बताऊंगा कि गिब्स फ्री एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हालांकि दिया हुआ है जी, और ये किसके बराबर होती है और कैसे स्पॉन्टेनिटी इस पर डिपेंड करती है। तो जरा देखिए बेटा जी, आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी लास्ट वाली क्लास में। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या है? अपने आप से हो जाना। यानी इस नेचर में बहुत सारी घटनाएं हैं, इस दुनिया में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, हम ये मान के चलते हैं कि भाई जो जो घटनाएं अपने आप से हो जाती हैं वो कैसे होती होंगी, उनके पीछे रीजन ढूंढना चाहते हैं। जहां पर आप लोगों को स्टार्टिंग में याद होगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता था कि जो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है, यानी जिनमें हीट रिलीज होती है, वो स्पॉन्टेनियस है, और जो एंडोथर्मिक होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, यानी वो नहीं होती होंगी अपने आप से। पर हमने देखा कि नेचर में ऐसी प्रोसेस होती थी, यानी फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड की जब मैंने बात करी थी। फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता था कि क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी को एंथैल्पी से नहीं एंट्रोपी से बताया जा सकता है, और जिस प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीज होगी वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, और भाई जिस प्रोसेस में एंट्रोपी घटेगी उस प्रोसेस को हम नॉन स्पॉन्टेनियस कहेंगे। ऐसा हमने सुना था भाई। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दोनों ही यहां पर पूरी तरीके से क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, क्योंकि मैंने एक घटना बताई थी कि जब बारिश होती है तो वेपर्स कन्वर्ट होती है लिक्विड में, और वहां पर क्या होता है भाई, वेपर में तो जो वाटर पार्टिकल है वो बहुत रैंडमनेसली घूमते रहते हैं, वहां पर तो एंट्रोपी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जब वो लिक्विड बन जाएंगे तो उनकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और जैसे ही उनकी एंट्रोपी घटेगी तो फिर तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे मतलब खत्म ही हो गया है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो स्टेटमेंट थी कि जहां पर एंट्रोपी बढ़ती है वो स्पॉन्टेनियस होगी, तो फेल हो गया भाई। अब क्या होता है कि एक नई एनर्जी आई है, गिब्स फ्री एनर्जी, जो क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी को समझाएगी, जो एंथैल्पी को भी लेगी और एंट्रोपी को भी लेगी, मतलब दोनों फैक्टर से समझाएगी, और कब कब क्या होता है सारी चीजें बताएंगी। जरा देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं गिब्स फ्री एनर्जी की, तो जरा देखिए बेटा जी, गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है उसको हम जी से डिनोट करते हैं, और ये जी जो होता है ये एंथैल्पी माइनस के टीएस यानी हीट के बराबर होता है। अब आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी बेटा, थर्मोडायनेमिक्स में कभी भी हम एग्जैक्टली जी, एग्जैक्टली यू, एस वगैरह कैलकुलेट नहीं करते। हम क्या करते हैं बेटा जी, बोलिए, हम क्या कैलकुलेट करते हैं? आप कहोगे सर हम कैलकुलेट करते हैं चेंज। तो अगर मैं यहां पर डिफरेंशिएशन करता हूं इस इक्वेशन का, तो मेरे पास वो भी एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, मैं लिख भी देता हूं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को मैंने कांस्टेंट माना हुआ है बेटा अभी। अब जरा देखिए, डेल्टा जी बराबर हो जाएगा डेल्टा एच माइनस के टी डेल्टा एस, या डी एस ऐसे मान सकते हैं हम इसको, ठीक है। और कुछ जगह पर इस इक्वेशन को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल्टा जी नॉट बराबर डेल्टा एच नॉट माइनस के टी डेल्टा एस नॉट। नोट लगा रहे ऊपर लग गया है, मतलब ये जो ओ मैंने जीरो सा बनाया है ना, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में। क्या बोला मैंने? स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो ये हो जाएगी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, ये हो जाएगी स्टैंडर्ड एंथैल्पी, और ये हो जाएगी स्टैंडर्ड एंट्रोपी। टी यहां पर टेम्परेचर है। अब आपको मैं बताता हूं, इस इक्वेशन को जिसने यूज करना सीख लिया, इस इक्वेशन ने जिसको यूज करना सीख लिया
उसको बेटा जी क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी बहुत मजेदार समझ में आने वाला है। कैसे, जरा देखिए। आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहूंगा, अगर कभी भी देखिए, अगर मेरे पास डेल्टा जी की वैल्यू, डेल्टा जी नोट की वैल्यू जो है अगर नेगेटिव होती है, क्या होती है जी, नेगेटिव, ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव होती है, तो आप समझ जाना कि वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। वो प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगी। पर अगर मैं कभी भी डेल्टा जी नोट की वैल्यू को पॉजिटिव लेता हूं, क्या लेता हूं जी, पॉजिटिव, तो ध्यान रखना है बेटा जी, वो प्रोसेस आपके पास कैसी हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। और कभी कभी ऐसा होता है कि डेल्टा जी नोट की वैल्यू या डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होगी, लेकिन मैं खैर नोट की बात कर रहा हूं, राइट। तो ये बात आपको समझनी है कि हो जाएगी स्पॉन्टेनियस और ये हो जाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखिए बेटा, आप लोगों ने एक बात समझी होगी, चार अलग अलग घटनाएं होंगी और कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताने वाला हूं धीरे धीरे, ठीक है भाई। सबसे पहले कंडीशन, आपके पास कोई भी प्रोसेस हो, वो प्रोसेस दो ही टाइप की हो सकती है, जानिए आप लोग, विद रिस्पेक्ट टू एंथैल्पी। प्रोसेस विद रिस्पेक्ट टू एंथैल्पी, प्लीज समझिएगा इस बात को। अगर मैं प्रोसेस को एंथैल्पी के रिस्पेक्ट में देखता हूं, तो ये दो टाइप की होती है भाई। कौन कौन सी, कौन कौन सी, आप कहोगे सर या तो होगी वो एंडोथर्मिक और या होगी वो एक्सोथर्मिक। तो जरा देखिए, एक होगी हमारे पास एक्सोथर्मिक और दूसरी क्या होंगी भाई हमारे पास, एंडोथर्मिक प्रोसेस, यही हो सकती है। या तो हमारे पास एंडोथर्मिक होगी या फिर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होंगी बेटा जी, यही प्रोसेस होंगी। अब जरा देखो बेटा एक और चीज, ये जो आपके पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस होंगे ना, इनमें भी दो केस हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं भाई, पहले तो आप ये समझिएगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब होगा कि डेल्टा एच इनके लिए नेगेटिव होगा, हाँ या ना। और एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच किसके बराबर होगा बेटा जी, आप कहोगे सर पॉजिटिव होगा, राइट। ये बात आपको समझ में आ गई है। अब जरा देखो आगे, जब आपको पता है कि भाई एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच तो नेगेटिव है, लेकिन यहां पर दो कंडीशन हो सकती हैं अलग अलग, वो कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है जरा समझिएगा भाई, और उनको मैं अलग अलग से पढ़ाऊंगा। या तो ऐसा हो, या तो ऐसा हो, जरा देखिए, या तो ऐसा हो कि डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज भी पॉजिटिव हो, और या फिर ऐसा हो कि डेल्टा एस जो हो वो नेगेटिव हो, एंट्रोपी चेंज घटता हो। और सेम टू सेम अगर मैं बात करूं यहां पर एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए, तो आप देखेंगे या तो ऐसा हो सकता है कि डेल्टा, या तो ऐसा हो सकता है कि डेल्टा एस जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और या फिर ऐसा हो सकता है मेरे बच्चों कि जो डेल्टा एस है, जो डेल्टा एस है वो नेगेटिव हो जाए। अब जरा देखो, अब आप लोगों को क्या करना है, एक कंडीशन तो आपके लिए बेटा जी ये बनेगी, पहली कंडीशन कि ये कब होती होगी, दूसरी कंडीशन ये कब होती होगी, तीसरी कंडीशन ये कब होती होगी, और फोर्थ कंडीशन ये कब होती होगी। ये सब हमारे माइंड में चल रहा है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले हम पहली कंडीशन में पढ़ेंगे कि भाई जब हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस थी और डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव थी, तो जरा देखो बेटा समझिएगा, केस वन, केस वन क्या पढ़ा हमने कि डेल्टा एच तो नेगेटिव है ही है और डेल्टा एस इस बार पॉजिटिव है। अब हमें बताना है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, अगर स्पॉन्टेनियस हुई तो कब होगी, और नॉन स्पॉन्टेनियस होगी तो कब होगी। तो जरा देखिए, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट according to Gibbs हेल्मोंड्स इक्वेशन, ये जो मैंने आपको पीछे इक्वेशन लिखवाई है बेटा जी, वो गिब्स हेल्मोंड इक्वेशन है। क्या थी वो, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस के टी डेल्टा एस, यही लिखवाया मैंने। आप समझने की कोशिश करिएगा। अब अगर हमारे पास केस नंबर 1 है तो डेल्टा एच तो नेगेटिव रहेगा ही रहेगा। आप कहोगे सर बिल्कुल डेल्टा एच तो नेगेटिव है, तो यहां पर मैंने नेगेटिव मैग्नीट्यूड रख दिया, माइनस के टी,
और जो डेल्टा एस है वो कैसा है बेटा जी, पॉजिटिव। तो आप लोग ये बात जानते हो कि जब ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ओवरऑल क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। और हम ये भी बात जानते हैं कि पहले वाली वैल्यू भी नेगेटिव, दूसरे वाली वैल्यू भी नेगेटिव, है ना। अगर हम जोड़ते हैं प्लस, दूसरे वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी, तो ओवरऑल क्या होगा बेटा, ओवरऑल क्या होगा, जल्दी से बताइए भाई। आप कहोगे सर जब ये ओवरऑल नेगेटिव है तो डेल्टा जी तो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, चाहे आप टेम्परेचर को बड़ा करो या छोटा करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी कंडीशन हो टेम्परेचर की, डेल्टा जी क्या रहेगा बेटा जी, हमेशा नेगेटिव रहेगा। और यदि डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव रहा, इसका मतलब क्या होगा बेटा जी, कि ये प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस है, चाहे आपके पास लो टेम्परेचर हो और चाहे आपके पास हाई टेम्परेचर हो। तो आप कैसे करोगे जरा देखिए प्लीज देखिए भाई, लिखेंगे इन दिस केस डेल्टा जी जो है इक्वल्स टू नेगेटिव, वो भी कब, ऑलवेज। ये बात समझ में आ गई। दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, दिस टाइप ऑफ प्रोसेस यानी ऐसी प्रोसेस जिसमें डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव और डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस will be spontaneous always, या will always be spontaneous, will always be spontaneous। या मान लीजिएगा टेम्परेचर की कोई भी कंडीशन हो, हाई टेम्परेचर हो या नो टेम्परेचर हो। अब आईआईटी में क्वेश्चन आते हैं, 4 ऑप्शन देंगे, वो ऐसे बना देंगे कि बताइए भाई कौन सी कंडीशन में प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस रहती है, जब डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, डेल्टा एस नेगेटिव, या फिर डेल्टा एच नेगेटिव होता है, डेल्टा एस पॉजिटिव, या दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं, या दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं। आगे मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है भाई। तो भाई ये हो गया आपके पास एक कंडीशन। आगे देखिए मेरे बच्चों, अब हम बात करेंगे केस नंबर 2 की। अब हम बात करेंगे केस नंबर 2 की। केस 2 है, केस 2 पहले वाले का ही चलेगा। मान लीजिएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच क्या रहेगा, नेगेटिव, ये बात आप जानते हैं। और एंट्रोपी की अगर मैं बात करूं, पॉजिटिव वाला केस तो मैंने पढ़ लिया है ना, इस बार नेगेटिव वाला केस पढ़ लेते हैं। तो डेल्टा एस मान लीजिए मेरे पास क्या हो गया बेटा जी, नेगेटिव। अब जरा देखो, हम एक बात जानते हैं, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन अकॉर्डिंग टू गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या है भाई, वो कहती है कि डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस के टी डेल्टा एस। समझिएगा, अगर मैं डेल्टा एच की जगह पर कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखता हूं, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो नेगेटिव रख दिया, माइनस के टी, और आप समझिएगा ये डेल्टा एस मैंने कैसा लिया है, नेगेटिव। तो अगर मैं इस नेगेटिव वैल्यू को लेता हूं अंदर, तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा भाई, पॉजिटिव। बोलिए हाँ या ना। आपको कोई सर बिल्कुल, ये बात तो हमें समझ में आ गई। तो जब नेगेटिव नेगेटिव दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे तो एक वैल्यू आपके पास कैसी होगी, नेगेटिव, और दूसरी क्या हो जाएगी बेटा जी, पॉजिटिव। ये बात तो आप समझ सकते हो। अब जरा देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, डेल्टा जी नेगेटिव क्या रहेगा, डेल्टा जी नेगेटिव कब हो सकता है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब हो सकती है। आप कहोगे डेल्टा जी अगर मुझे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बनानी है फॉर spontaneous process, magnitude of delta H will be greater than magnitude of T delta S। अगर ये वाला मैग्नीट्यूड बड़ा होगा तो इसका नेगेटिव बड़ा होगा पॉजिटिव से, और ओवरऑल डेल्टा जी क्या रहेगा बेटा जी, नेगेटिव। अगर ऐसा हुआ है तभी क्या हो सकता है, डेल्टा जी नेगेटिव हो सकता है, प्रोसेस क्या हो सकती है, स्पॉन्टेनियस। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा बेटा, आप मुझे बताएं, ये प्रोसेस है सेम टू सेम जो मैंने आपको भी पढ़ाई। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, समझिएगा, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो सीधी सी बात है ये जो टी डेल्टा एस वाला मैग्नीट्यूड है ये बढ़ेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये डेल्टा एस के बराबर हो जाएगा, डेल्टा एच के बराबर। और टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो हो सकता है कि ये पॉजिटिव वाला मैग्नीट्यूड डेल्टा एच से और बड़ा हो जाए। तो आप खुद सोचिए, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता गया
तो जो स्पॉन्टेनिटी है वो घटती जाएगी, वो स्पॉन्टेनियस से नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, क्योंकि ओवरऑल डेल्टा जी क्या हो जाएगा बेटा जी, नेगेटिव, है ना। तो हम यहां पर एक बात समझ में आ गई, लेकिन अगर मैं टी की वैल्यू जितनी ज्यादा घटाऊंगा इस नेगेटिव से, जितनी ज्यादा कम करूंगा, ये पॉजिटिव वाला मैग्नीट्यूड या पॉजिटिव वाली जो क्वांटिटी है ये उतनी छोटी होती चली जाएगी, और जितनी ज्यादा ये छोटी होती चली जाएगी नेगेटिव वैल्यू उतनी बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब स्पॉन्टेनिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो अगर कोई आप लोगों से पूछे कि भाई ये प्रोसेस इस कंडीशन में स्पॉन्टेनियस हो सकती है, लेकिन कब, टेम्परेचर हाई या लो, आप कहोगे सर टेम्परेचर जब लो होगा तभी माना जा सकता है, टेम्परेचर लो होगा तभी माना जा सकता है। तो जरा देखिए भाई, तो हम ये कहेंगे, नोट पॉइंट देखिए भाई क्या है, दिस प्रोसेस कैन बी spontaneous at low temperature condition, लो टेम्परेचर कंडीशंस, ठीक है भाई। अगर हम हाई टेम्परेचर करेंगे तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, ध्यान रखना। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता लगेगा, तो जरा देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूं। सपोज करिएगा कुछ क्लाउड्स हैं, ठीक है, कुछ क्लाउड्स हैं, और आप लोग चलो मान लीजिएगा घूमने के लिए मनाली चले गए, घूमने के लिए मनाली चले गए। आप लोग ये भी जानते होंगे भाई वहां पर इस तरह से हट वगैरह हो सकती हैं, है ना। अरे हमें बनाना नहीं आ रहा भाई, हाँ, हट हो सकती हैं, राइट। और आप लोग ये भी देखते होंगे बेटा कि सर्दियों के टाइम पर वहां पर क्या होता है, स्नोफॉल होता है कि नहीं होता, तो मुझे बताओ। आप कहोगे सर वहां पर स्नोफॉल हो सकता है, और होता ही है, हो सकता क्या है, होता ही है। और जब स्नोफॉल होता होगा तो हमें क्या कहेंगे भाई, ये हो रहा है हमारे पास स्नोफॉल। अब इस प्रोसेस को देखेंगे कि जो स्नोफॉल है कब होता है, हाई टेम्परेचर पे होगा या लो टेम्परेचर पे होगा। तो जरा देखिए, हम लोग ये बात जानते हैं कि जब ये पानी मतलब बादल में रहता है, ठीक है भाई, क्लाउड्स में रहता है, तो वहां पर इसकी एंट्रोपी मैंने मान लो S1 थी। लेकिन जब ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस की फॉर्म में ऐसे जमा हो जाएगा, तो आप लोग समझ सकते हो कि सॉलिड में रैंडमनेस कम होती है, ठीक है भाई। तो यहां पर हम कहेंगे ये एंट्रोपी S2 हो जाएगी, है ना। इसके अंदर अगर मैं ओवरऑल डेल्टा एस पूछूं कि भाई ओवरऑल डेल्टा एस क्या हुआ, आप कहोगे सर S2 माइनस S1 के हिसाब से देखा जाए, और क्योंकि S1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा था, एंट्रोपी यहां पर जो पानी के पार्टिकल थे वो तो आराम से मजे में बहुत दूर दूर होके घूम रहे थे, वेपर स्टेट थी ना ऐसे। लेकिन जब वो बरस रहे थे एज ए स्नोफॉल तो उनकी एंट्रोपी कम हो गई। तो मैंने कहा कि भाई S2 माइनस S1 जो होगा, तो हम लोग कहेंगे कि भाई ये तो नेगेटिव आ गया। क्यों, क्योंकि S1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है S2 से। लिख देता हूं बिकॉज S1 इज ग्रेटर देन S2, ये बात आप जानते होंगे ना, ऐसे। अब जरा देखो बेटा, अब हम ये भी बात जानते हैं कि भाई जब गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होंगे और वापस आइस में कन्वर्ट हुए होंगे, तो बेटा कब हो सकते हैं कि गैस के पार्टिकल पहले पास पास आए होंगे, कंडेंस्ड हुए होंगे, तभी तो जाके वो स्नो में कन्वर्ट हुए होंगे ना। बोलिए, आप कहोगे सर बिल्कुल। और जब वो स्नो में कन्वर्ट हुए तो पार्टिकल क्या आ रहे थे एक दूसरे के पास पास, वहां पर क्या लग रहा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जहां जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वहां वहां पर क्या होता है बेटा जी, एनर्जी रिलीज होती है। और एनर्जी रिलीज होने का मतलब क्या हो गया कि इस प्रोसेस में अगर आप कभी भी H2O वेपर को मान लीजिएगा H2O स्नो में कन्वर्ट करोगे, तो ये बात आप जानते हो कि डेल्टा H इसके लिए क्या होगा, नेगेटिव, है ना। डेल्टा H क्या होगा, नेगेटिव, यानी प्रोसेस कैसी, एक्सोथर्मिक। अब आप ये सोचकर देखिएगा कि ये प्रोसेस होती कब है, क्या ये 40 डिग्री पर हो जाती है, क्या ये 30 डिग्री पर स्नोफॉल हो जाता है, क्या 20 डिग्री पर स्नोफॉल हो जाता है, 10 डिग्री पर स्नोफॉल हो जाता है, बोलो यार। आप कहोगे सर अब हमें समझ में आ गया, ये जो प्रोसेस होती है ये सर्दियों में ही होती है, यानी लो टेम्परेचर पर ही ऐसी घटनाएं नेचर में अपने आप होती है। तो आई होप आपको ये केस 2 समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब हुई, जब टेम्परेचर लो था। तो मैंने बोल दिया कि दिस प्रोसेस कैन बी स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर कंडीशंस। अगर आप हाई टेम्परेचर लोगे तो अब पॉसिबल नहीं हो पाएगी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूंगा भाई किसकी, मैंने आपको 2 केस तो पढ़ा दिए, अब मैं बात करूंगा केस नंबर 3 की। और केस नंबर 3 में मैंने क्या लिखवाया था, जरा देखिए। केस 3,
जब आपके पास डेल्टा एच पॉजिटिव हो यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस, और मान लीजिएगा एंट्रोपी क्या हो भाई, पॉजिटिव ही होगी, बढ़ रही होगी। तो जरा देखो भाई, अगर आपके पास ये केस है और आपको ये समझाना है कि सर ये प्रोसेस कब स्पॉन्टेनियस हो सकती है कब नहीं हो सकती, देखो स्पॉन्टेनिटी के लिए एक ही बात है कि डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए बस। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस, नहीं है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, सीधी बात है। अब जरा देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास, मुझे पता है अकॉर्डिंग टू गिब्स हेल्मोल्ट्ज इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू गिब्स हेल्मोल्ट्ज इक्वेशन क्या थी भाई, ये जरा देखो यार। आप कहोगे सर डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस के टी डेल्टा एस, और यदि इसकी बात करूं डेल्टा जी की, तो डेल्टा जी बराबर क्या होगा भाई बोलिए। आप कहोगे सर ये तो पॉजिटिव हो गया इस बार मैग्नीट्यूड, माइनस के टी, और ये भी पॉजिटिव। अब डेल्टा की जगह पर मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव रखा, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव की मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव होगा। आप सोचकर देखिएगा, आप सोचकर देखिएगा भाई कि भाई कब कब, मतलब किस कंडीशन में ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकती है। आप क्या कहोगे कि सर अगर टी डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड डेल्टा एच के मैग्नीट्यूड से ज्यादा हो जाए, क्या बोला मैंने, टी डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड अगर डेल्टा एच के मैग्नीट्यूड से ज्यादा हो जाए तो सर मजा आ जाएगा। तो हम यहां पर कहेंगे क्या भाई, जरा देखिए, हम कहेंगे इफ, देखो, अगर फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अगर हमें स्पॉन्टेनियस प्रोसेस करनी है तो ध्यान रखना है डेल्टा जी का होना क्या जरूरी है, नेगेटिव। और वो कब हो पाएगा, जब डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड छोटा हो और टी डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो। और ये पॉसिबिलिटी कब हो सकती है आप समझिएगा, ये पॉसिबिलिटी कब हो सकती है, सोचकर देखो। ये पॉसिबिलिटी होती है कब, ये पॉसिबिलिटी होती है हाई टेम्परेचर पे, क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज्यादा ये मैग्नीट्यूड होगा, और जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड इसका होगा ओवरऑल टी डेल्टा एस का, ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी डेल्टा जी की उतनी ज्यादा नेगेटिव। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो सकती है लेकिन कब, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो सकती है लेकिन कब, तो समझिएगा नोट पॉइंट, दिस प्रोसेस कैन बी स्पॉन्टेनियस, कैन बी स्पॉन्टेनियस, ठीक है भाई, एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, ध्यान रखनी है बात। अब आगे मैं आपको एक और बात बता देता हूं, देखिए भाई आपको मैं एक और बात बता देता हूं कि क्या कोई ऐसी घटना है, क्या कोई ऐसी घटना है जो स्पॉन्टेनियस हो सकती है सर। तो जरा देखिए, आप लोगों को याद होगा मैंने एक एग्जांपल दिया था कि भाई ऐसे मैंने समुद्र बनाया था, याद है ना, इसको हम ओशियन कहते हैं। और आपको यह भी बताया था कि यहां से कुछ पार्टिकल ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी क्या होते हैं, वो इवेपोरेट होते हैं, ठीक है। ऐसे ये पार्टिकल घूम फिर कर क्या बना देंगे भाई, बढ़िया डिजाइन नहीं बना भाई, डिजाइन बढ़िया बनना चाहिए, ये भी बढ़िया नहीं बना। हाँ भाई ये बन गया, ठीक है। अब ये क्या बन गया भाई, ये बन गया है क्लाउड। अब आप समझिएगा क्लाउड बनने में क्या होता होगा। क्लाउड बनने में आप लोग ये जानते हो कि ये लिक्विड वाटर है ना, लिक्विड H2O है, और ये क्या हो जाएगा H2O इन वेपर स्टेट। खुद समझिएगा, लिक्विड में पार्टिकल पास पास रहते हैं और वेपर में पार्टिकल बहुत दूर दूर घूमते हैं। तो ओवरऑल जो हमारे पास एंट्रोपी होगी वो क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। अगर मैं यहां पर एंट्रोपी मानूं S1 और यहां पर इन्हीं पार्टिकल की मानूं S2, तो हम ये बात जानते हैं कि S2 जो है वो ज्यादा है S1 से, तो डेल्टा S क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, जो कि मैंने ओवरऑल बताया ही था, केस में भाई पॉजिटिव लिया है। आप लोग ये भी बात जानते होंगे मेरे बच्चों कि अगर मैं H2O लिक्विड को H2O वेपर में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो भाई मुझे ना
हीट देनी पड़ेगी इसको, और हीट देने का मतलब क्या होगा कि ये प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाएगी, डेल्टा जिसके लिए क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो ये प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। अब हम ये देखेंगे जो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड है वो कहां पर ज्यादा बेटर होती है, हाई टेम्परेचर पे या लो टेम्परेचर पे। आप लोग जानते होंगे अप्रैल मई के टाइम पे लू चलती है ना, गर्म हवाएं चलती हैं, और वो गर्म हवाएं जब इसके सरफेस पर टकराती है समुद्र के, तो यहां से पानी को लेकर उड़ जाती है, और जैसे जैसे पानी को लेकर उड़ेंगी आप लोग जानते होंगे, तो ये प्रोसेस एक तरीके से क्या हो जाएगी भाई, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। आप खुद सोचिएगा कि लू किस टाइम चलती होंगी, ज्यादा क्लाउड कब बनते होंगे, गर्मियों में या सर्दियों में, मॉनसून कब आता होगा, गर्मियों में या सर्दियों में, सोचकर देखिएगा। आप कहोगे सर गर्मियों में ही मॉनसून आता है, ज्यादा बादल हमने गर्मियों में ही बने हुए देखे हैं। तो यही कारण है बेटा जी कि ये प्रोसेस हाई टेम्परेचर पे होती है। आई होप आपको ये बात की फील आ गई होगी। चलिए अब हम बात करेंगे अगले प्रोसेस की जिसका नाम होगा केस 4। अब केस 4 में क्या होगा जरा देखिए, केस 4 की बात कर रहा हूं भाई, मैं केस 4 की बात कर रहा हूं। जब डेल्टा एच आपके पास क्या रहेगा, पॉजिटिव, यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और एंट्रोपी चेंज भी क्या रहेगा, नेगेटिव। भाई यही बचा था लास्ट वाला तो, हाँ या ना? आप कहोगे सर बिल्कुल यही बचा था, अब इसी को कर लेते हैं। तो जरा देखिए मेरे बच्चों, अगर मैं यहां पर ये जानना चाहता हूं कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस, तो मुझे गिब्स हेल्मोल्ट्ज इक्वेशन की यूज करना पड़ेगा। तो जरा देखिए, हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू गिब्स हेल्मोल्ट्ज इक्वेशन, क्या कहती है भाई ये, कि सर डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस के टी डेल्टा एस, होता है कि नहीं? अब आप लोग ये जानते होंगे कि डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो यहां पर मैंने पॉजिटिव लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, माइनस टी, और डेल्टा एस भी क्या है, नेगेटिव। आप सोचकर देखिए नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, बोलिए नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर नेगेटिव नेगेटिव तो हो गया हमारे पास पॉजिटिव, यानी ये दोनों के दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। अब आप खुद समझिएगा, आप कोई भी टेम्परेचर लें, हाई लें या लो लें, कभी भी इन दोनों वैल्यू को नेगेटिव तो कर नहीं सकते। पॉजिटिव में मैग्नीट्यूड घट सकता है बढ़ सकता है, लेकिन डेल्टा जी तो ओवरऑल नेगेटिव ही रहेगी ना भाई, पॉजिटिव ही रहेगी ना हमेशा। आपको सर ये बात तो हमें समझ में आ गई कि चाहे टेम्परेचर हम हाई लें या लो लें, ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं, और दोनों वैल्यू पॉजिटिव का जो सम आएगा वो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है कि डेल्टा जी जो है वो पॉजिटिव रहेगी ऑलवेज, है ना? तो हम यहां पर लिख रहा हूं एट एनी कंडीशन, एट एनी कंडीशन, कोई एनी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, एट एनी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर डेल्टा जी विल बी पॉजिटिव, है ना, ऑलवेज। यही कंडीशन रहेगी बेटा जिस कंडीशन में, और हम कहेंगे अगर डेल्टा जी पॉजिटिव रहा है तो बेटा इसका मतलब है कि ये प्रोसेस कभी भी नेचर में हो ही नहीं सकती, ये प्रोसेस कभी भी नेचर में हो ही नहीं सकती। तो मैं ये कहूंगा भाई नोट पॉइंट में, दिस प्रोसेस कैन नॉट बी स्पॉन्टेनियस, spontaneous at any condition of temperature। ये बात ध्यान रखनी है भाई, एनी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, ये प्रोसेस कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकती। तो प्लीज आप लोग पहले क्या करेंगे, ये चारों रिलेशन बेटा जी आपको समझने हैं, फिर मैं इन चारों रिलेशन पे 3-4 क्वेश्चन बनाऊंगा, और जिनका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है अपने नाम के साथ, ठीक है? जरा देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, द प्रोसेस which is spontaneous, the process which is spontaneous at low temperature, जो हमारे पास लो टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस होगी वो कौन सी होगी? अब जरा देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि जब डेल्टा जी तो हमारे पास पॉजिटिव हो और डेल्टा एच जो हो वो पॉजिटिव हो,
ऑप्शन नंबर बी में दिया होगा डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव हो और अच्छा सॉरी डेल्टा एस है ये, डेल्टा एस की वैल्यू ऐसे और डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव हो। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो और डेल्टा एस की वैल्यू भी नेगेटिव हो। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो और डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव हो। ठीक है भाई, यहां पर मैं एक और ओनली, क्योंकि कुछ प्रोसेस ऐसी भी होती है जो हमेशा स्पॉन्टेनियस होती है, चाहे वो लो टेम्परेचर चाहे वो हाई, तो इसीलिए मैंने सिर्फ यहां पर लिख दिया एट लो टेम्परेचर ओनली। वो प्रोसेस बतानी जो सिर्फ लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस हो सकती है, हाई पे नहीं हो सकती। ठीक है भाई, तो ये आपको पास 4 ऑप्शन आ गए, ये क्वेश्चन आ गया और इस क्वेश्चन को मैंने नाम दिया क्या, हर बार की तरह इस बार भी हम वही नाम लेंगे, क्या, बाहुबली। चलिए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे मुझे कमेंट बॉक्स में विद नेम। चलिए, जैसे मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 समझाया, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जरा देखिए। द प्रोसेस which is spontaneous, the process which is spontaneous at the process at high temperature only, पहले वाला लो टेम्परेचर था, इस बार हाई टेम्परेचर वाला होगा भाई। और इसके जो 4 ऑप्शन होंगे वो क्या हो जाएंगे जरा देखिए, डेल्टा एच पॉजिटिव हो, डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव हो। ऑप्शन नंबर बी, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव हो, डेल्टा एस की वैल्यू भी पॉजिटिव हो। सी ऑप्शन, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो और डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव हो। और डी ऑप्शन, डेल्टा एच की वैल्यू बेटा जी नेगेटिव हो और डेल्टा एस की वैल्यू भी नेगेटिव हो। तो आप लोगों को 4 ऑप्शन में से एक आंसर करना होगा। क्वेश्चन का नाम हो जाएगा देवसेना। ठीक है भाई, देवसेना। तो ये भाई आप लोगों ने क्या सीख लिया, दूसरे टाइप का क्वेश्चन। अब मैं बात करूंगा थर्ड क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा जरा देखिए। ये तीनों ये जो 4 क्वेश्चन आप करोगे ना, अगर आपने 4 क्वेश्चन को पहले देखो, पहले आपको घटनाएं सीखनी है, फिर इन 4 क्वेश्चन को लगाकर देखना है, और आपने ये 4 क्वेश्चन अगर लगा लिए और कॉन्सेप्ट को अंदर अपने अंदर बिल्डअप कर लिया तो फिर आप कभी मार नहीं खाओगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द प्रोसेस which is spontaneous at all conditions of temperature, मतलब चाहे टेम्परेचर आप कम लो या ज्यादा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी हर कंडीशन में जब आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हो। डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव, डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव, बी ऑप्शन है बेटा जी डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव और डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव। सी ऑप्शन क्या है, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव और डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव। डी ऑप्शन होगा डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव और डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, नहीं पॉजिटिव पॉजिटिव, हाँ ठीक है भाई, नहीं नेगेटिव ही आएगा बेटा। चलिए, अब आप फटाफट ये 4 ऑप्शन करेंगे ऑप्शन नंबर 3 में, और इस क्वेश्चन का नाम हो जाएगा क्या भाई, कटप्पा, जो कि हर बार हम करते ही हैं। ये तो 3 नाम आप अपने लोग। आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहेगा भाई, क्वेश्चन नंबर 4 कहेगा द प्रोसेस which cannot be spontaneous
which cannot be spontaneous at any condition of टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया होगा भाई, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया होगा भाई, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव। सी ऑप्शन में क्या होगा, डेल्टा एच की वैल्यू आपके पास नेगेटिव, डेल्टा एच की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर डी में होगा क्या, डेल्टा एच की वैल्यू आपके पास नेगेटिव और डेल्टा एच की वैल्यू बेटा जी आपके पास नेगेटिव। तो प्लीज ये आप लोगों को करना पड़ेगा भाई 4 क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को दिए हैं। क्वेश्चन का नाम हो जाएगा पुष्पाराज, पुष्पाराज, मैं झुकेगा नहीं। समझ में आई बात? चलिए ये 4 क्वेश्चन करने के बाद आगे आ जाते हैं आईआईटी जेई का क्वेश्चन, ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आईआईटी में आते हैं। ठीक है, जरा देखिए भाई क्या दिया हुआ है यहां पर, जरा देखो भाई क्या दे रखा है यहां पर प्लीज। हम लोग जानते हैं डेल्टा एच, देखो ए रिएक्शन एट 1 बार इज नॉन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, कि एक प्रोसेस है जो लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस नहीं होती बट बिकम्स स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, पर ये हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस हो जाती है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन अबाउट द फॉलोइंग। मैं नहीं बताऊंगा भाई, ना मैं नहीं बताऊंगा। ये चारों क्वेश्चन जो मैंने पीछे करवाए हैं उसी के उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है ना, कि भाई वो प्रोसेस लो टेम्परेचर पे तो नहीं हो रही थी बट हाई पे हो रही थी, तो समझ रहा हो ना, स्पॉन्टेनियस हाई प्रेशर पूछ रहा है वो। तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्वेश्चन का नाम हो जाएगा जी, का नाम हो जाएगा इसका, बताइए कोई नाम। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा हर्ष त्यागी बाहुबली। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में खुद से बताएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं भाई। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है जरा देखिए। हाँ, एक और चीज, ये तो थी मैंने जो आपको बताया, ये तो मैंने आपको क्या बताया बेटा जी, कि हाँ भाई ये कंडीशन के ऊपर क्वेश्चन आएंगे डेल्टा जी वाले। अब आपको मैं बताऊंगा कि अगर आपको किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू निकालनी हो, डेल्टा जी नॉट निकालना हो, तो आप लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है भाई, तो जरा देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी ए प्लस बी प्लस बी सी आपस में रिएक्शन क्या बना देता है भाई, ए सी प्लस के बी टू, ऐसे कुछ बना देता है मान लीजिएगा। या चलिए और भी आसान बना देता हूं, मान लीजिएगा ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, और यहां पर लिखा होगा ए, या लिख अपनी तरफ से लिख देते हैं 1, यहां पर लिख देते हैं 2। ठीक है, 1 और 2 दे रखा होगा बेटा। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो सकती है। अच्छा छोटा लिखा है क्या मैंने, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं भाई, 1A प्लस 2B गिव्स 3C प्लस डी। अब ठीक है भाई, है ना। अगर आप लोगों को कभी भी इस रिएक्शन में, मतलब इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन निकालना हो, पूरी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट निकालना हो, तो जरा देखिए, हम कहेंगे डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन यानी गिब्स फ्री रिएक्शन, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन बराबर होगा क्या, आप लोग समेशन करोगे जितने भी आपके पास प्रोडक्ट हैं उनके डेल्टा जी का। या मैं आसान बता देता हूं कि भाई जैसे यहां पर 3 लिखा है और सी लिखा है, तो आप लिखोगे डेल्टा जी नॉट ऑफ सी, ये आपको दे रखा होगा ओवरऑल, इनटू में आप 3 की मल्टीप्लाई करोगे जो भी स्टोइकियोमेट्री दे रखी होगी, फिर आप लिखोगे डी जैसे दे रखा है प्रोडक्ट माइनस के रिएक्टेंट। ये बात ध्यान रखना, प्रोडक्ट माइनस के रिएक्टेंट करना है आपको, प्रोडक्ट माइनस के रिएक्टेंट। और जैसे डी दे रखा है तो 1 इंटू में डेल्टा जी नॉट ऑफ डी ऐसे दे रखा होगा भाई। अब ये जो पूरी ओवरऑल वैल्यू है इसमें से आप घटाएंगे क्या, रिएक्टेंट वाली वैल्यू। क्या लिखोगे भाई रिएक्टेंट वाली वैल्यू में, ए के लिए ए से पहले क्या दे रखा है 1, तो आप लिखोगे 1 इंटू में डेल्टा जी नॉट ऑफ ए प्लस, और भाई बी के लिए दे रखा है 2, तो आप लिखोगे 2 इंटू में डेल्टा जी नॉट ऑफ बी। बस ये कर लेना, और अगर आपने ये कर लिया तो ओवरऑल रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन आप आसानी से कैलकुलेट कर लोगे बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी प्रॉब्लम के। क्लियर है? जरा देखिए, अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। जब कभी भी ऐसा हो सकता है कि कुछ रिएक्शन हो
जिनमें सारे ए के, बी के, सी के, डी के, बहुत सारों के लिए डेल्टा जी नोट की वैल्यू उसने दे रखी हो, बट कुछ स्पीसीज हो सकती हैं जिनके लिए वो डेल्टा जी नोट की वैल्यू नहीं देगा। तो वो किन के लिए नहीं देता और किन के लिए हम क्या माननी पड़ती है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है भाई, नोट पॉइंट ध्यान रखेंगे भाई। फॉर एलिमेंटल स्टेट ऑफ एलिमेंट, फॉर एलिमेंटल स्टेट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है भाई, उनके लिए डेल्टा जी नोट की वैल्यू आप 0 मानोगे। जैसे उदाहरण के लिए अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन आ जाए, आप लोग ये बात जानते हैं कि ऑक्सीजन नेचर में कैसे रहता है भाई, O2 की फॉर्म में। नाइट्रोजन कैसे रहता है, N2 की फॉर्म में। ठीक है, एलिमेंटल स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, एलिमेंटल स्टेट। और भाई सोडियम कैसे रहता है, Na की फॉर्म में। जिंक कैसे रहता है, Zn की फॉर्म में। ठीक है, क्लोरीन कैसे रहती है, Cl2 की फॉर्म में। ठीक है, तो इन सभी के लिए ध्यान रखना है कि डेल्टा जी नोट की वैल्यू 0 मानी जाएगी। और यदि आपके पास कोई भी एलिमेंट कंबाइंड स्टेट में है तो हम लिखेंगे व्हेन एन एलिमेंट इज इन कंबाइंड स्टेट। ठीक है भाई, कंबाइंड स्टेट। तो आप लोगों को देखना है भाई क्या, कि भाई जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन और क्लोरीन है, यहां पर दो एलिमेंट कंबाइंड स्टेट में है HCl, या फिर भाई मैं मान लेता हूं H2O, यहां पर दो एलिमेंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है कंबाइंड स्टेट में। या फिर आपके पास देश का शुद्ध नमक टाटा सोल्ट NaCl, ये भी एक कंपाउंड है जिसमें दो एलिमेंट है और एक कंबाइंड स्टेट में हो। तब किसी भी क्वेश्चन के अंदर डेल्टा जी नोट की वैल्यू 0 नहीं होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर दे रखी होगी और वो हमें यूज करनी है। ठीक है, और उसी को ध्यान में रखते हुए अगर आप लोगों को याद हो गया हो तो सामने क्वेश्चन दिया गया है और यहां पर इन्होंने कहा गया है द डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन 2ZnS सॉलिड और भाई 3O2 प्लस के 2ZnO सॉलिड प्लस के 2SO2 विल बी। ठीक है, बहुत सिंपल है। आप लोगों को क्या करना है जरा देखिए भाई, आप लोगों को क्या करना है कि इस रिएक्शन के हिसाब से ये तीनों रिएक्शन अरेंज करनी है। और हम लोग ये बात जानते हैं कि जो तीनों रिएक्शन है इनके लिए डेल्टा जी की वैल्यू दे रखी है। और हम ये भी जानते हैं कि जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है, कोई भी एनर्जी होती है, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, यानी एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे जरा देखिए, हम लोग ये बात जानते हैं कि भाई इधर हमारे पास 2ZnS है। आप देखो कि ये इक्वेशन मान लो अगर 1 है, ये इक्वेशन अगर 2 है और ये इक्वेशन 3 है, तो आप देखेंगे 2ZnS किधर दिया हुआ है। आपको कि सर यहां तो लेफ्ट हैंड साइड में है, यहां पर राइट हैंड साइड में है, तो आप इसको चेंज कर लेंगे बेटा। और जब आप इसको चेंज करोगे सेकंड इक्वेशन को, तो आप ऐसे लिखोगे 2ZnS, आपने राइट को लेफ्ट बनाया और लेफ्ट को राइट बनाया, तो मैं लिखूंगा 2Zn सॉलिड, 2Zn सॉलिड और प्लस के S2 सॉलिड। ऐसे मैंने लिख लिया भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है कि जब कोई रिएक्शन का हम डायरेक्शन चेंज करते हैं, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट करते हैं, तो डेल्टा जी की जो वैल्यू है उसमें भी साइन का चेंज आ जाता है। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन भाई साहब साइन का चेंज हो जाएगा। यदि यहां पर डेल्टा जी की वैल्यू पहले नेगेटिव थी, तो अब डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा जी, पॉजिटिव, हाँ या ना। और वो क्या हो जाएगी पॉजिटिव, 293 किलो जूल। अब देखो भाई इस वाली इक्वेशन में ऑक्सीजन किधर दे रखा है, 3, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में है। अब इन तीनों इक्वेशन में अगर आप देखोगे ऑक्सीजन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में ही है। या फिर आप ये मान लीजिएगा जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो राइट हैंड साइड में है, सल्फर डाइऑक्साइड राइट हैंड साइड में है, ZnS के 2 कहां पर है, राइट हैंड साइड में है। तो क्यों ना हम बाकी इक्वेशन को एज इट इज लिख लें। और जब मैं बाकी इक्वेशन को एज इट इज लिखूंगा ना, जैसे मान लीजिए इस इक्वेशन को लिखता हूं S2 सॉलिड प्लस के 2O2 गैस गिव्स 2SO2 गैस, मैंने कोई चेंज नहीं किया। तो डेल्टा जी में भी मैं कोई चेंज नहीं करूंगा, क्या आएगा भाई, माइनस के 544 किलो जूल आ जाएगा, हाँ या ना। और तीसरी इक्वेशन में मैंने कोई चेंज नहीं किया, क्या लिखा, 2Zn सॉलिड प्लस के O2
गैस गिव्स 2ZnO सॉलिड, और यहां पर डेल्टा जी यहां पर भी सेम रहेगा -480। आप लोग क्या करोगे, इनको ऐसे मानोगे कि 3 इक्वेशन है और इन 3 इक्वेशन को समझते हुए आपको ऐड करना है। जब आप ऐड करोगे ना मेरे बच्चों, तो यहां पर क्या होगा, देखिए इस S2 से ये S2 कैंसल आउट, इस 2ZnS से ये 2ZnS कैंसल आउट, यहां पर क्या बनेगा 2ZnS प्लस के 2O2 और तो 1O2 कितना हो जाएगा 3O2 गिव्स, अब यहां पर क्या होगा भाई 2SO2 और 2ZnO, तो 2ZnO सॉलिड प्लस के 2SO2, ये बात आप समझ में आ गई होगी। अब ये इक्वेशन बिल्कुल इस इक्वेशन से मैच करती है, और इसी के लिए इसने क्या पूछा है भाई डेल्टा जी। तो जब कभी भी आपके पास सेम इक्वेशन आ जाए रीअरेंज करने के बाद अगर आपके पास सेम वैल्यू आ जाए तो आपको पता है क्या करना होता है, बड़ा ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, इन सारी वैल्यू को जोड़ देना, और इन वैल्यू को जैसे हमने इक्वेशन जोड़ी है तो इनको भी जोड़ोगे, जो एडिशन करने पर ओवरऑल वैल्यू आएगी वो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। और जो भी ऑप्शन मैच करेगा वह इसका करेक्ट आंसर होगा, और ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसका नाम क्या दे भाई, इसका नाम क्या दे भाई बोलो, इसका नाम दे देते हैं भल्लाल देव, भल्ला ए भल्ला। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अगर आप लोगों ने ये वाली इक्वेशन यहां तक सॉल्व कर ली है तो आगे बढ़ जाते हैं अब हम थोड़ा सा, ठीक है। जरा देखिए भाई, अब जरा देखो भाई, यहां पर आप लोगों को ये क्वेश्चन दे रखा है, इसने बोला है द एंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंज फॉर ए केमिकल रिएक्शन आर, एंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज दोनों दे रखा है बेटा जी, इतना रेस्पेक्टिवली द नेचर ऑफ रिएक्शन एट 298 केल्विन। जरा देखिए, अगर आपको डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है, और कितनी दे रखी है भाई -250 कैलोरी ये दे रखी है, और आपको एंट्रोपी भी दे रखी है डेल्टा एस, क्या वैल्यू है भाई 7.4 वो भी प्लस में कैलोरी पर केल्विन। वैसे एक बात बताऊं, इस क्वेश्चन को अगर आप करोगे इस फॉर्मूले में रखोगे डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस के टी डेल्टा एस, तो डेल्टा एस की वैल्यू यहां रखोगे, इसकी वैल्यू यहां रखोगे, और टी की वैल्यू रखोगे 298 केल्विन, तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो डेल्टा जी नेगेटिव ही आएगा। तो डायरेक्टली ये क्या हो जाएगी स्पॉन्टेनियस, ये क्या हो जाएगी बेटा जी स्पॉन्टेनियस, क्लियर है। लेकिन हाँ एक चीज और बताता हूं भाई, मैं एक चीज और बताता हूं, एक चीज भूल गया था बेटा, सॉरी माफी चाहता हूं आप लोगों से। हाँ अगर कभी भी नोट पॉइंट लिख लेना, ही पहले भूल गया था मैं, अगर कभी भी नोट पॉइंट प्लीज, अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आए तो मैंने आपको बताया था क्या था भाई नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आए स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी की वैल्यू 0 आ जाए तब उसको कहेंगे एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम कि वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है। अब जल्दी से आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर बताना है क्या होगा भाई। आगे बढ़ता हूं मैं, यहां पर एक और क्वेश्चन है, क्या है भाई ये क्वेश्चन जरा देखिए, अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज इम्पॉसिबल इफ, ये क्वेश्चन भी आपको लगभग मैंने करवा दिया है, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन भी आईआईटी जेई में आ सकता है, वो भी मेंस में, एडवांस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मेंस में। एडवांस में अगर आएगा कभी बात तो ऐसा आ सकता है जैसे कॉम्प्रिहेंशन टाइप में आ जाए, ठीक है, उस टाइप में आ सकता है। तो यहां से आप लोग क्या करेंगे भाई, इस क्वेश्चन को भी आप करके देंगे, और मुझे इस क्वेश्चन का नाम मैंने रख दिया मान लीजिए श्रीवल्ली, और करेक्ट आंसर देंगे मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है जी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, अब हमारे पास आ गया है थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखिए बेटा, वैसे तो जब आप इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाला चैप्टर इक्विलिब्रियम ही आने वाला है फिजिकल केमिस्ट्री में, वहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जानेंगे, ठीक है।
उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि एक इक्वेशन है डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस के 2.303 RT log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ऐसे निकालना कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट बनाया है इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन, ये एक्टिविटी, ठीक है भाई। और नीचे मैंने लिखा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आगे चल के समझ में आ जाएगा, ये इसके बराबर होता है। और आपको मैं एक और बात बता दूं, अगर मैं कहीं पर भी ऐसा बोल दूं एट इक्विलिब्रियम, तो आपको एक बात समझनी है, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम थोड़ी देर पहले ही बताया था, एट इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा जी, जीरो के बराबर। डेल्टा जी नोट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, डेल्टा जी की बात कर रहा हूं, जीरो के बराबर। और ये जो रेशियो होता है प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये बन जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर, के इक्विलिब्रियम, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं के इक्विलिब्रियम। आगे जब इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर अच्छे समझ में आने वाला है, आप टेंशन ना लीजिएगा। तो जरा देखो भाई, अगर मैं इस वैल्यू को जीरो कर दूं इधर, और डेल्टा जी नॉट प्लस के 2.303 RT log, और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, के इक्विलिब्रियम के बराबर, ठीक है। तो ये डेल्टा जी नोट किधर आएगा, इधर, या फिर भाई डेल्टा जी नोट उधर ही रहेगा, ये वैल्यू आ जाएगी इधर, तो ये बराबर होगी 2.303 RT log इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो कृपया करके मैंने तुमसे कहा था इस वाले रिलेशन को ही आपको निकालना है। ये रिलेशन आपके पास स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिलेशन है, इसको नोट करना है भाई, ठीक है। ये स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी का है भाई, ना कि नॉर्मल गिव्स फ्री एनर्जी। स्टैंडर्ड मतलब जब नोट लग जाता है इसके ऊपर, इसको हम स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी कहते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे देखते हैं, कोई न्यूमेरिकल होगा तो कर लेंगे इसके ऊपर, नहीं तो फिर थर्मोकेमिस्ट्री में कूद जाएंगे। हमें क्या दिक्कत आ रही है, यहां पर दिया गया है फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन इफ डेल्टा जी नोट भी जीरो के बराबर हो जाए, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन शुड बी इक्वल टू कितना होगा। हम एक बात जानते हैं कि जो मैंने लास्ट वाला रिलेशन आपको पढ़ाया था वो क्या था भाई, हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट, क्योंकि जो भी रिलेशन पढ़े उस पर अगर एक दो क्वेश्चन कर ले तो हमारा फायदा है ना, हमारा तो फायदा अगर हम एक दो क्वेश्चन कर ले भाई, उसको और अच्छे से मजबूत हो जाएगा। तो हम एक बात जानते हैं बेटा, वी नो दैट कि डेल्टा जी नोट किसके बराबर होगा भाई, माइनस के 2.303 RT log इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब ये वैल्यू हो गई जीरो, ठीक है, माइनस के 2.303 RT log, ये क्या बन जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब भाई अगर मैं इस पूरी वैल्यू को यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू को इधर डिनोमिनेटर में ले आऊं, ठीक है भाई, तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो ही हो जाएगी वो तो। और जीरो किसके बराबर होगा, ये जीरो बराबर होगा log के इक्विलिब्रियम। आप लोगों को इतना मैथमेटिक्स आना चाहिए कि जो log होता है ना उसका बेस होता है 10, उसका बेस क्या होता है 10। और यदि मैं इस इक्वेशन में दोनों साइड बेस में 10 ले लूं तो ये वैल्यू बन जाएगी 1, और ये हो जाएगा 10 की पावर 0। और 10 की पावर 0 का मतलब क्या है कि दुनिया में कोई भी वैल्यू हो जिसकी पावर 0 होती है उसका वैल्यू, उसका मान क्या हो जाता है 1। तो मैं यहां पर क्या कहूंगा जरा देखिए, मैं यहां पर क्या कहूंगा भाई जरा देखिए कि सर 1 बराबर, और जब log 10 की वैल्यू हो जाएगी 1 तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। करेक्ट आंसर आएगा बाहुबली, इसको आप टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे यार, हाँ या ना। आप कहोगे सर ये बात तो हमें समझ में आ गई है, यहां तक कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब यहां के बाद अब हम एंट्री मारने वाले हैं बेटा जी, किस में, हम एंट्री मारने वाले हैं थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर। अब थर्मोकेमिस्ट्री यहां से स्टार्ट हो जाएगी, वापस में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की बात करूंगा। जरा देखिए, जब आप लोग थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन में एंथैल्पी कैलकुलेट करेंगे, तो आपको मैं एक बात बता देता हूं, एंथैल्पी चेंज डेल्टा H ऑफ आर, आर का मतलब क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऑफ द रिएक्शन, या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को हम हीट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। तो सबका एक ही मतलब हो गया बेटा जी कि एंथैल्पी चेंज या डेल्टा H ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन एंथैल्पी या हीट ऑफ रिएक्शन, ये सब एक ही बात होती है। लेकिन इसकी जब डेफिनेशन की बात करेंगे तो यहां पर आप लोगों को डेफिनेशन के बिना कोई चीज समझ में नहीं आएगी। डेफिनेशन पढ़ना बहुत जरूरी है,
अब डेफिनेशन कैसे पढ़ोगे जरा देखो भाई, अगर आपके पास कोई एक रिएक्शन है कि भाई रिएक्टेंट से आप कभी भी प्रोडक्ट बनाते हो, तो ये प्रोसेस दो टाइप की हो सकती है, या तो एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, या तो हीट बढ़ सकती है हीट घट सकती है भाई। और ये जो एंथैल्पी में चेंज आता है इसी को हम एंथैल्पी चेंज कहते हैं, जो हीट में चेंज आता है उसी को हम एंथैल्पी चेंज कहते हैं ऑफ द रिएक्शन। तो डेफिनेशन क्या बनेगी जरा देखिए भाई, देखिए भाई, द अमाउंट ऑफ, डेफिनेशन याद रखिएगा भाई, अमाउंट के ऊपर क्वेश्चन, डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, रिलीज भी हो सकती है, और कंज्यूम्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है भाई, इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, enthalpy of reaction, and it is represented by डेल्टा एच आर, या मान लीजिएगा डेल्टा आर एच, ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है भाई, ऐसे डेल्टा आर एच यानी रिएक्शन, मैं तो इसको हमेशा ऐसे लिखता हूं भाई, मेरे से अगर गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना, मैं तो क्लियर ऐसे लिखता हूं डेल्टा एच रिएक्शन, वैसे बुकों में ऐसा लिखा होता है, लेकिन कोई बात नहीं, अपन आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखो भाई, आगे हमारे पास टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करेगा वो। टाइप ऑफ रिएक्शन दो टाइप की होंगी, जो आप देखोगे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो मैं यहां पर कहूंगा भाई कि जो रिएक्शन है, ठीक है, या मान लीजिए इधर लिख देते हैं केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होंगी भाई? दो टाइप की। कौन कौन सी होंगी भाई? सोचिएगा सर, देखिए वो दो किस किस टाइप की होंगी, या तो होंगी एक्सोथर्मिक, और या क्या होंगी बेटा जी, एंडोथर्मिक। और डेफिनेशन क्या बनेगी भाई? देखिए डेफिनेशन क्या बनेगी बेटा, डेफिनेशन बनेगी, डेफिनेशन का बहुत बड़ा खेल होगा भाई यहां पर। देखिए, द केमिकल रिएक्शन in which heat is released, is known as एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कई बार क्या होता है कि चार ऑप्शन देने के बाद, चार रिएक्शन देने के बाद वो ये पूछेगा कि इनमें से कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या कौन सी रिएक्शन एंडोथर्मिक है। तो आप लोगों को कम से कम पहचान करना भी आना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आपके पास ऐसा कुछ लिखा है कि A प्लस बी आपस में रिएक्शन करने पर C बनाते हैं, और इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H की वैल्यू मान लो दे दी उन्होंने 12 किलो जूल, ऐसे कुछ करके दे दी, तो अगर डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव है तो क्या मानेंगे? एक्सोथर्मिक। दूसरा एक तरीका और हो सकता है, A प्लस बी गिव्स C प्लस 12, तो वो जो डेल्टा H है अलग से दे रखा है, वो वहां पर ना देकर वो एज अ प्रोडक्ट उसको दे देगा कि 12 किलो जूल एनर्जी निकली। तो इसका मतलब भी क्या है कि जो 12 किलो जूल है हीट है, वो एज अ प्रोडक्ट निकल रही है भाई, वो निकल रही होगी। तो ये भी हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन की ही रिप्रेजेंटेशन होगी। अब समझिएगा, एक रिप्रेजेंटेशन और हो सकती है, अगर ये 12 इधर आ जाए लेफ्ट हैंड साइड में, तो मैं कहूंगा कि A प्लस बी माइनस के 12 गिव C। ठीक है भाई, और किलो जूल में वैल्यू दे रखी होगी, जो भी मन करे। तो कहने का मतलब है कि आप लोगों को एक्सोथर्मिक रिएक्शन को देखना पहचानना आना चाहिए। कैसे करोगे? अगर यहां पर कोई मैग्नीट्यूड नहीं दे रखा है तो डेल्टा H नेगेटिव होनी चाहिए, और यदि यहां पर मैग्नीट्यूड दे रखा है
तो वो एज अ प्रोडक्ट निकलना चाहिए, मतलब राइट हैंड साइड में हीट निकलनी चाहिए, तभी वो एक्सोथर्मिक होगी। यदि वो लेफ्ट हैंड साइड में दिया है तो लेफ्ट हैंड साइड में कैसे कब हो सकता है भाई, नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 12 को जब आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओगे इक्वल टू से उधर लेके जाओगे तभी वो नेगेटिव होगा, और यदि वो नेगेटिव हुआ तभी इसको हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरी तरफ देखो, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या करना है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की भाई। देखो डेफिनेशन की बात करेंगे, क्या है ये जरा देखिए। द केमिकल रिएक्शन in which heat is consumed, हीट कह लो एनर्जी कह लो एक ही बात होगी, हीट इज कंज्यूम्ड, ठीक है भाई, इज नोन एज एंडोथर्मिक, इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इसके लिए मैं आपको एक बात बता देता हूं, इसके लिए रिप्रेजेंटेशन क्या होगी जरा देखिए। मान लीजिए कोई रिएक्शन दे रखी है कि A प्लस बी, ऐसे दे रखी होगी कि A गिव्स B प्लस C, ऐसे भी दे सकता है वो, ठीक है। तो यहां पर उसने कहा कि डेल्टा H की वैल्यू या तो दे रखी होगी पॉजिटिव, किसमें खर्च होती है भाई, पॉजिटिव का मतलब होता है खर्च होना, या फिर वो ऐसे कर दे कि A प्लस के 12 किलो जूल। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं इस इक्वेशन से क्या दे रखा है कि यदि आप BC बनाना चाहते हो तो A के साथ आपको 12 एनर्जी भी देनी पड़ेगी, 12 किलो जूल, तो प्लस करिए मैंने, माइनस नहीं करी। तो ये भी क्या हो जाएगी आपके पास, रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी किसकी, एंडोथर्मिक की। या फिर ये 12 अगर मैं उधर ले जाऊं तो मेरे पास ऐसा होगा कि A गिव्स B प्लस C माइनस के 12, ये तीनों की तीनों रिप्रेजेंटेशन आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन की हो जाएगी, ठीक है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन किसको कहते हैं, और क्या क्या इनकी रिप्रेजेंटेशन होती है, यही सब आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गई एक बात, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे हम बात करेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, दुनिया का कोई भी कंपाउंड जब आप बनाओगे, दुनिया का कोई भी कंपाउंड जब आप बनाओगे तो उसके एक मोल को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में बनाना है। जैसे मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के ऊपर आ सकते हैं, ठीक है भाई। जरा देखिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, सबसे पहले इनकी डेफिनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा मुझे कह भी रहा था कमेंट बॉक्स में कि सर आप डेफिनेशन कब करवाओगे, एंथैल्पी कब पढ़ाओगे, तो जरा देखो भाई तुम्हारा टाइम आ गया है। तो यहां पर मैं कहूंगा भाई द अमाउंट of heat released or consumed when, अब आप जिस भी चीज की फॉर्मेशन करोगे, जिस भी चीज के बारे में बात करनी होगी एंथैल्पी की, उसका हम एक मोल लेंगे, एक मोल, मैंने साफ साफ बोला है एक मोल लेना है। द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज और कंज्यूम्ड व्हेन 1 mole of a compound is formed from its constituent elements is known as enthalpy of formation. Enthalpy of formation, ठीक है। अब यहां से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा H, यहां पर F लिख देना भाई, ठीक है, डेल्टा FH, ऐसे कहेंगे हम। और यदि यहां पर मैंने नोट लगा दिया तो वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगी। अब मैं आपको एक कहानी बताता हूं, आप लोगों के पीछे कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। आप लोगों को
चार पांच इक्वेशन देने के बाद वो ये कहेगा कि बताइए इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है। उदाहरण के लिए मान लीजिएगा मैंने लिखा H2, ये हमारे पास गैसेस स्टेट में है, एलिमेंटल स्पीसीज से बनाना है भाई, एलिमेंट से। O2 गैसेस होती है और ये आपस में मिलकर बना रहा है H2O। क्या बना है इसने? H2O। तो भाई बैलेंस करने के लिए मैंने क्या काम करा, इसके दो कर दिया और इसके दो कर दिया, ऐसे मान लिया। और जब इसमें से कोई ना कोई हीट निकली होगी तो मैंने मान लिया कि भाई वो डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव निकली, मतलब डेल्टा H की वैल्यू -K थी, ऐसे मान लेता हूं मैं। आगे आपको क्या दिया गया है जरा देखिए, कार्बन डायमंड प्लस के O2 गैस आपस में मिलती है CO2 बनाती है, और मान लीजिएगा डेल्टा H यहां पर दे रखा है -KB, ठीक है। फिर आपको दिया गया है CH4 CaCO3 नहीं, हाँ भाई ऐसे कर लेते हैं बेटा, ये वाली छोड़ के ये वाला, कि भाई मैंने HCl प्लस के NaOH इनकी आपस में रिएक्शन करी, और यहां पर मैंने क्या लिखा भाई, देश का शुद्ध नमक टाटा सोल्ट NaCl और H2O, ठीक है। रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है, और डेल्टा H ऑफ यहां पर कहा -KB एनर्जी निकली। फिर मैं ये बात कह रहा हूं कि CH4 को मैंने O2 के साथ रिएक्शन करवाया, यहां पर CO2 बनी और प्लस के H2O बना। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इसके दो करेंगे और इसके दो करेंगे, और जो एनर्जी निकली होगी वो मान लीजिएगा -K थी। आगे देखिए भाई, एक रिएक्शन और दी हुई है, क्या है वो, कि भाई H2 गैस प्लस के 1/2 O2 ऑक्सीजन गिव्स H2O, ठीक है। और जो एनर्जी निकली होगी डेल्टा H, उसको मैंने -KD कहा। ऐसे ही IIT के अंदर भी वो आपको ABCD चार ऑप्शन देगा, और वो ये पूछेगा कि इन चारों रिएक्शन में कौन सी रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है भाई, यहां पर मैं क्वेश्चन लिख भी देता हूं, विच रिएक्शन represent enthalpy of formation ऑफ वाटर। मान लीजिए ऐसा कुछ दे रखा है। अब आप एक बात समझिएगा यार, मैंने यहां पर डेफिनेशन में क्या बताया है, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज और कंज्यूम्ड व्हेन 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड, कि जो भी कंपाउंड आप बना रहे हो, कोई भी कंपाउंड हो, उसको 1 मोल बनाना है। दूसरी चीज कहां से बनाएंगे, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाना है, एलिमेंट से। ये बात ध्यान रखेंगे, जिसको ये बात समझ में आ गई तुरंत वो समझ जाएगा कि भाई ये यहां पर हम इस टाइप का क्वेश्चन कर देंगे। कैसे, जरा देखिए। पहले वाली रिएक्शन तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट इसलिए नहीं करेगी क्योंकि यहां पर वाटर के मैंने कितने मोल लिए, 2, है ना। तो भाई जो ऑप्शन नंबर 1 था ये तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया। अब जरा देखिए रिएक्शन नंबर 2 की बात करते हैं बेटा जी। रिएक्शन नंबर 2 में मैंने वाटर बनाया, वाटर का 1 मोल बनाया, बट मैंने इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से नहीं बनाया, क्योंकि वाटर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है वो कौन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाँ या ना, बोलिए। आपको सर बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर मैं कहूंगा कि जब वाटर के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और मैंने बनाया किससे, HCl और NaOH से, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में H2 लेता, O2 लेता, तब मान सकता था मैं। तो हम कहेंगे भाई ये भी नहीं लेना है। आगे भी मैंने वाटर बनाया लेकिन इसके 2 मोल बनाए, पहली चीज, और मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से नहीं बनाया, कंपाउंड से बनाया किसी दूसरे, तो यहां पर मैं थर्ड वाले को भी मैं नहीं मानूंगा। फोर्थ वाले में क्या कहा मैंने, वाटर का 1 मोल बनाया, देखिए ध्यान से, वाटर का 1 मोल बनाया, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया। अगर मैं इनसे बनाता हूं, जो भी एंथैल्पी निकल रही होगी उसी को मैं क्या बोल दूंगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन IIT में पूछे जाते हैं। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है भाई, जैसे मैंने आपको मान लीजिएगा एक रिएक्शन करवाई, तो मैं अब आपको दूसरा बताने वाला हूं उदाहरण के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। देखिए क्या है, which
reaction is the correct representation of enthalpy of formation of CO2, ये आपको बताना है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है क्या, CH4, आप इसको O2 के साथ रिएक्शन कराओ, CO2 बनेगी और प्लस के H2O बनेगा, इसके दो कर देना, इसके दो कर देना। ऑप्शन नंबर बी, कार्बन ग्रेफाइट है ये भाई, इसकी रिएक्शन O2 के साथ कराओ, यहां पर CO2 बनेगा, ठीक है, CO2 गैस बन जाएगी। तीसरी इक्वेशन क्या है, कार्बन डायमंड O2 के साथ रिएक्शन करेगा, यहां पर CO2। ऑप्शन नंबर रिएक्शन नंबर 4 में क्या हो जाएगा भाई, कैल्शियम कार्बोनेट गरम कर दो, CaO प्लस के CO2। आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा टाइम के साथ, और कमेंट बॉक्स में सही आंसर बताना पड़ेगा भाई, ठीक है, समझ में आई बात या नहीं। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे जरा देखिए, इसके लिए आप लोग क्या करेंगे जरा देखिए, मैं आप लोगों को एक नोट पॉइंट दे रहा हूं, आप कंफ्यूज हो सकते हो कहीं पर, क्या है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं नोट पॉइंट एक, जो आपको शायद काम आ जाए कभी लाइफ में। ठीक है, क्या होगी भाई वो जरा देखिए, वो हो गया द एलिमेंटल फॉर्म ऑफ कार्बन इज कार्बन ग्रेफाइट। आप लोगों को याद होगा कार्बन ग्रेफाइट थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल होता है कार्बन डायमंड से, क्योंकि उसमें शीट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एक दूसरे के ऊपर सिमेट्री बहुत अच्छी बनी हुई होती है, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अब हम बात करेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन के बारे में। कंबशन का मतलब क्या होता है बेटा जी, किसी चीज को जलाना, हाँ या ना, बोलिए, आपको सर बिल्कुल सही बात, किसी चीज को जलाएंगे तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ही होगी। तो जरा देखो भाई इसमें क्या करना है आप लोगों को, पहले सबसे पहला काम है डेफिनेशन, ठीक है, पहला काम होगा आपका, सबसे पहले काम होगा डेफिनेशन। अब आप मुझे एक बात बताओ यार, अगर मैं किसी भी सब्सटेंस को जलाता हूं तो मैंने आपको एक बात बताई कि उस सब्सटेंस की मैं कितनी अमाउंट लूं, आप कहोगे सर आप चाहे किसी भी सब्सटेंस की फॉर्मेशन करो, जलाओ, उसको पानी में घोलो, उसका कुछ भी करो, अगर हमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन की बात करनी है मतलब, तो हमें उस सब्सटेंस का 1 मोल लेकर ही चलना है। तो यहां पर मैं कहूंगा भाई कंबशन का मतलब होता है जलाना, और डेफिनेशन क्या बनेगी जरा देखिए, तो मैं बोलूंगा द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड। देखिए पहले वाली इक्वेशन में मैंने रिलीज और कंज्यूम दोनों लिखवाया था, क्यों, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों ही हो सकती थी, ठीक है, लेकिन जब मैं बात करूंगा बेटा जी इसकी, क्या बोलते हैं, ओहो क्या बोलते हैं इसको, एंथैल्पी ऑफ कंबशन की बात, तो किसी भी चीज को जलाओ आप दुनिया में, किसी भी चीज को जलाओ, हमेशा एनर्जी रिलीज ही होगी, हमेशा आग लगेगी ही लगेगी, तो इसीलिए मैंने यहां पर परमानेंटली रिलीज लिखवाया है। द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 mole of substance is completely बर्न। बर्न का मतलब क्या होता है, रिएक्शन करना, और किसके साथ रिएक्शन करता है बेटा जी वो, बोलिए, आग किसकी प्रेजेंस में लगती है, ऑक्सीजन की, तो बर्न विद ऑक्सीजन O2 is known as enthalpy of combustion, enthalpy of combustion, it is represented by delta H
कुछ लोग सी यहां लगाते हैं, मैं बाद में लगाता हूं। डेल्टा सी एच, ठीक है भाई, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सबसे ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, वो मैं आपको बता देता हूं, क्या है जरा देखिए। दिस प्रोसेस, या कह लीजिए कंबशन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है जी। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही रहेगी, ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब जरा देखिए, या फिर डेल्टा एच जो रहेगा वो नेगेटिव रहेगा ऑलवेज, ऐसे शॉर्ट में याद कर लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, 4 रिएक्शन देखनी है, और 4 रिएक्शन जब आप देखोगे तो आपको पहचानना है कि भाई कौन सी रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ कंबशन को रिप्रेजेंट करती है नहीं। मैंने यहां पर क्या बोला है, कोई भी सब्सटेंस हो उसको जलाना है आपको। तो पहला हो गया आपके पास क्या, देखिए CH4 2 लिए, 4O2 2CO2 और प्लस के 4H2O ऐसे ले लिए भाई, ठीक है। पहली रिएक्शन है। इस रिएक्शन में जो भी एंथैल्पी निकली होगी वो मान लीजिए माइनस के A थी। दूसरी रिएक्शन क्या हो जाएगी भाई हमारे पास, CH4 प्लस के O2 है ना, 2O2 गिव्स CO2 प्लस के H2O। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि ये दो ही इक्वेशन है जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है भाई। यहां पर मैंने सब्सटेंस के कितने मोल लिए, 2, तो 2 वाला तो नहीं होना चाहिए। यहां पर कितना लिया है, 1, तो जब मैं 1 लूंगा तो जो माइनस के बी निकले, ये वो एक तरीके से एंथैल्पी ऑफ कंबशन को ही तो रिप्रेजेंट करेगी ना। आप कहोगे सर यस सर, ये बात हमें समझ में आ गई कि ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन को ही रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। आगे देखिए, आगे मैं बताता हूं भाई आपको। आगे आप लोगों के पास देखो भाई, आपको 4 ऑप्शन दे देता हूं। आउट ऑफ विच रिएक्शन is not the correct representation of enthalpy of combustion, ऐसा दिया गया है। पहला देखिए भाई, यहां पर दिया गया है 2 कार्बन ग्रेफाइट प्लस के O2 गैस, वो भी 2, और बनेगा क्या, 2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास, बी ऑप्शन, CH4 प्लस के 2O2 CO2 प्लस के 2H2O। सी ऑप्शन, यहां इज और आर मल्टीपल सेलेक्टिव हो सकता है, अच्छा है, ठीक है, हाँ, इज और आर आंसर हो सकते हैं भाई। सी N2 प्लस के O2, यहां पर मैंने बनाया 2NO, आपको सब्सटेंस का 1 मोल लेना है। और ऑप्शन नंबर डी, O2 प्लस 1/2 O2 गिव्स O3। आप लोगों को मैं एक हिंट देना चाहता हूं, जो हिंट आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। क्या है कि भाई फॉर्मेशन ऑफ NO, यानी जहां पर NO बना रहे होंगे आप, किससे, N2 से और O2 से, ठीक है भाई, इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। देखो, देखने पर तो ये लग रहा है कि हमने N2 को जलाया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कंबशन कर रहे हैं बाकी सारी रिएक्शन की तरह। लेकिन एक तो फॉर्मेशन ऑफ NO और फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, दोनों की दोनों देखने पर लगती है कि ये कंबशन रिएक्शन है या ये फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन ये दोनों रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है। ध्यान रखना ये बात। अगर ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो आप लोग ये समझ सकते हो कि ये कभी एंथैल्पी ऑफ कंबशन को तो रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकती, बिकॉज कंबशन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस।
ध्यान रखनी है। तो पहली पॉइंट तो मैंने ये लिखवाया, दूसरा पॉइंट क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ O3 इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। मैंने ये आपको हिंट दिए हैं। अब हिंट देने के बाद करेक्ट आंसर क्या होगा ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे भाई, ठीक है। ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। अब जरा देखो भाई, यहां से आगे का जो पार्ट होगा वो सारा का सारा पार्ट जो है मैं नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग जो हैं अच्छे से पढ़ाई करते रहें, मन लगा के पढ़ाई करें, कहीं भी मनोबल जो है अपना मनोबल गिरने ना दें। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।